सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के साथ आज आपके सामने बात कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका के बारे में, और स्पेशली बात कर रहे हैं हम नॉर्थ अमेरिका के रिलीफ के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के रिलीफ पिक्चर्स को देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो मुख्य रूप से भूभाग हैं उनको हम मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि इस मैप में भी देख रहे हैं आप कि ये जो सबसे पहला पार्ट है उसे हमने कैनेडियन शिल्ड नाम दिया है। दूसरा पश्चिमी उच्च प्रदेश जो रॉकीज के नाम से जानता है। तीसरा अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र जो कि घिसे पिटे पुराने पर्वतों के नाम से जाना जाता है। चौथा मध्यवर्ती मैदान। और पांचवा तटीय मैदान। इसमें से सबसे पहले हम सब बात कर रहे हैं कैनेडियन शिल्ड के बारे में। कैनेडियन शिल्ड आप सभी जानते हैं, आपने जो प्रथम वर्ष में पढ़ा था भौतिक भूगोल उसमें भी पढ़ा था कि सबसे पहले जो सारे महाद्वीप थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उसका नाम था पेंजिया। एक ही महाद्वीप था उसका। और उसके उत्तर में जो था उसे हमने लोरेशियन शिल्ड और गोंडवाना भूखंड कहा था। जैसे जैसे ये जो विभाजन हुआ और विभाजन से ये महाद्वीप पश्चिम की ओर बढ़े, तो ये जो पार्ट है वो पार्ट पेंजिया से अलग हो गया और एक बन गया, उस दृढ़ भूखंड बन गया। और उस दृढ़ भूखंड का ही नाम है कैनेडियन शिल्ड। ये अत्यधिक प्राचीन है और हिमानीकरण से प्रभावित रहा है। इस प्रदेश में सेंट लॉरेंस घाटी तथा अकेडिया के छोटे भागों को छोड़कर आंतरिक मैदान के रूप में स्थित है कनाडा का तट भूखंड। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका विस्तार 2 स्थानों पर है। पहला विस्तार सुपीरियर झील के दक्षिण की ओर तथा इन्हें सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा विस्तार सेंट लॉरेंस के अनुप्रस्थ फ्रंटनेक अक्ष के सहारे है। इसका नाम है अनुप्रस्थ फ्रंटनेक अक्ष के सहारे है, जहाँ ये एडिनोरोक पर्वतों का निर्माण करता है। तो ये कुछ कैनेडियन शिल्ड के बारे में थी बात। दूसरी अपन बात कर रहे हैं रॉकीज पर्वतीय प्रदेश के बारे में। रॉकी पर्वतीय प्रदेश जो आप सभी जानते हो कि संसार का सबसे युवा पर्वत यानी नवीन पर्वत जो युवा अवस्था में है। जैसे हिमालय भी युवा पर्वत है, आल्पस भी युवा पर्वत है, रॉकीज भी युवा पर्वत है, एंडीज भी युवा पर्वत है। तो ये सभी युवा पर्वत हैं जिनका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। इनका उद्भव पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले दबाव के कारण हुआ था, जबकि वेगनर ने कहा था कि ये फिसलते हुए आगे गए और फिसलने से इनके किनारे हैं उन पर मिट्टी जमा हो गई और उसी से ये बने हुए हैं। और जो कुछ विद्वान है उनका मानना है कि इनका जो निर्माण हुआ है वो टर्सरी युग में हुआ है, और पूर्व पश्चिम दाब वाली जो क्रिया है उसके कारण हुआ है, संकुचन बल के कारण। वलन की क्रिया के साथ आग्नेय क्रियाओं का भी इसमें भूमिका रही है। और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। रोकी पर्वतीय श्रेणी, पर्वत पठारी, प्रशांत तटीय श्रेणी। इसमें से इसको हम अलग अलग सीरीज के नाम से भी जान सकते हैं कि कौन कौन सी सीरीज यहाँ मुख्य रूप से फैली हुई है। इसमें से 3 श्रेणियाँ मुख्य हैं। सबसे पहली कास्केड रेंज या कास्केड श्रेणी। दूसरी है सियरा नेवदा श्रेणी। और तीसरी है तटीय श्रेणी। इन श्रेणी पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक महागर्त पठार नदियां की घाटियां भी शामिल है। और इसमें बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं। और इस तरह की गहरी वी आकार की जो घाटियां मिलती है उन्हें नाम दिया गया है कैनियन। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है कैनियन का। और उसमें से सबसे बड़ी जो कैनियन है उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। दूसरी ये तो थी अमेरिका की बात। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके सहारे फैले हुए अपलेशियन पर्वत की। अपलेशियन पर्वत जो कि आप सभी को ध्यान है यहाँ फैला हुआ है ये, यानी पूर्वी तट के सहारे फैला हुआ है इसके। और अपलेशियन पर्वत है वो बहुत ही कटे फटे पर्वत है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण बहुत ही पहले हो गया था, ये प्राचीन पर्वत है। और इनकी तुलना करनी हो तो हम अरावली पर्वतमाला से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत भी संसार का सबसे प्राचीन घिसा पिटा पर्वत है। अरावली की से तो ये पर्वत यंग है, अरावली ज़्यादा पुराना है, लेकिन ये भी घिसे पिटे पुराने पर्वत हैं। और ये न्यू फाउंडलैंड से दक्षिण की ओर ओजाक तथा उचीटा पर्वत तथा पर्वतीय प्रदेश अल्बामा ओक्लाहोमा पश्चिमी एकिसंस तक फैले हुए हैं। यहाँ की अधिकांश चोटियाँ 1800 मीटर से कम ऊंची है। इस प्रदेश में अनेक खनिज निकलते हैं जैसे कोयला, सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा का भट्टा इत्यादि। तटीय मैदान उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट के मैदान है। ये मैदानी सतह कम ऊंचाई के हैं तथा यहाँ मिट्टी रेतीली तथा कम उपजाऊ है।
क्यों? क्योंकि ये जो मैदान है ये नदियों से निकली हुई मिट्टी से ही है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, और नदियाँ निकलती है, इस कारण कुछ स्थानों पर दलदल भी है। विशेष रूप से हम देखें तो जो फ्लोरिडा का तट है, उस फ्लोरिडा के तट के आसपास यहाँ पर तटीय जो मैदान है, उन मैदानों में दलदल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो तटीय मैदानों में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मध्यवर्ती मैदान की। ये मध्यवर्ती मैदान, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान भी है, इसलिए इसको विशाल मैदान के, अमेरिका के विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही अमेरिकी तटीय भागों से यहाँ की ओर पहुंचे, तो ये सबसे ज़्यादा इनको प्रसन्नता इस मैदान, खुले लंबे चौड़े मैदानों को देख के हुई, और इन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया। रॉकी पर्वत के पूर्व में और अपलेसियन पर्वत के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान, जो कि उत्तर में मैकेंजी के डेल्टे से तथा दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी तक फैले हुए हैं। इस मैदान को हमने चार भागों में विभाजित किया है: कैनेडियन सिल्ट, आंतरिक निचला मैदान, जलोढ़ द्वारा बना विस्तृत मैदान, तथा अंध महासागरीय तटीय मैदान। इस क्षेत्र में जो नदियां बहती है मुख्य रूप से, वो नंबर वन तो मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं, जो कि अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दूसरी मैकेंजी नदी, जो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी और सास्केचवान नदी इत्यादि नदियां हैं, जो कि यहाँ मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, और जिनके दो कारण ये मैदान अच्छा सरसब्ज है। तो ये अपन ने बात की थी विशाल मैदान की। और ये जो विशाल मैदान है, ये मैदान उत्तर में पीस नदी तक भी फैला हुआ है। दक्षिण में अल्बर्टा पठार ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कराता है। इन्हें यूएसए में हिमानीकृत मिसौरी पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हुई पठारी भाग के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका के। अब लेसियन पर्वत की बात कर ली, रॉकी पर्वत की बात कर ली, विशाल मैदान की बात कर ली। अब अपन बात कर रहे हैं अमेरिका के जो पश्चिमी भाग है, लास्ट भाग है, दक्षिणी भाग। इस दक्षिणी भाग के बारे में। और ये दक्षिणी भाग आप सभी जानते हो कि दलदली भाग है। दलदली भाग है, और इसका नाम है तटीय निचला मैदान। तटीय मैदान तो सारे ही है, तटों पर फैले हुए जो भी मैदान, उन सभी को तटीय मैदान कहा जाता है, और हर देश के तटों पर ये तटीय मैदान पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं विशेष रूप से अमेरिका में पाए जाने वाले निचले तटीय मैदान की। निचला जो तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान में प्रवाह प्रणाली अधिक उपयुक्त नहीं है, और उपयुक्त नहीं होने के कारण ही यहाँ पर जो दलदल है वो विशेष रूप से पाए जाते हैं, और उन दलदलों में अनेक प्रकार के वनों का भी विकास हुआ है। और इन दलदलों को साफ करके और उनमें खेती का कार्य की भी किया जा रहा है। तो ये दलदली भाग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और इन दलदलों में अब वो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ तेल, गैस, सल्फर, नमक इत्यादि चीज़ें भी निकाली जा रही है। तो आज अपन ने बात की थी कि अमेरिका में जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले अपन ने बात की नंबर एक, कैनेडियन सिल्ट या लोरेशियन सिल्ट की। लोरेशियन सिल्ट, कैनेडियन सिल्ट के बारे में आप जान चुके हैं। दूसरे नंबर पर अपन ने बात की थी उत्तरी अमेरिका के जो मैदान फैले हुए हैं, उनमें तीन तरह की श्रेणियां फैली हुई है, उन तीन श्रेणियों के बारे में। और आप सभी को ध्यान है, पहले नंबर पर श्रेणी थी, उसका नाम था कास्केड। दूसरी सियरा नेवदा। और तीसरी है तटीय श्रेणी। यहाँ एक और वर्ड काम आता है, कार्डिलेरा। कार्डिलेरा हम कहते हैं जो कंटिन्यू एक पर्वतों की सीरीज चलती है, लगातार सतत श्रृंखला, उस सतत श्रृंखला को कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। और मैदान के बारे में हम जानते ही, और मैदान में विशेष रूप से कृषि की दृष्टि से भी काफी संपन्न है। और कृषि की दृष्टि से यहाँ पर संपन्नता होने के कारण ही इस विशाल जो मैदान है, इस मैदान में बहुत ज़्यादा अच्छी खेती होती है। और खेती में विशेष रूप से मक्का, अलग अलग एक ही प्रकार की खेती बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है। और लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेल्ट। जैसे एग्रीकल्चर के अलग अलग बेल्ट है, कॉटन बेल्ट और टोबैको बेल्ट। इस तरह अलग अलग प्रकार की कृषि की अलग अलग पेटियां हैं, जिसे अलग अलग पेटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो पाई जाती है वो इसमें पाई जाती है।
यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे स्टेपी घास के मैदान के नाम से भी हम जानते हैं। धन्यवाद।